नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी पुलिस के क्या ही कहने, अपराधियों को पकड़ने में भले ही इनके पसीने छूट जाएं, लेकिन फाइलों के साथ जादूगरी दिखाने में इनका कोई जवाब नहीं। नोएडा में एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी खींची गई, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया, उनकी मजहबी पहचान पर कीचड़ उछाला गया। लेकिन धन्य है नोएडा पुलिस, जिसे इस पूरी घटना में कहीं भी नफरत यानी हेट क्राइम ही नजर नहीं आया। सोचिए, और जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो वहां के जजों का पारा ऐसा चढ़ा कि पुलिस की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दरअसल ये पूरा मामला जो है ये 2021 का है, जो अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बुजुर्ग के साथ हुई कथित बदसलूकी और मारपीट के इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने साफ लफ्जों में पुलिस से पूछा कि आखिर जांच अधिकारी अदालत के साथ ये लुक्का छिपी वाला खेल क्यों खेल रहे हैं। ये पूरा विवाद एक वरिष्ठ नागरिक की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने खुद के साथ हुए हेट क्राइम यानी नफरती अपराध के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में बुजुर्ग व्यक्ति का ये कहना था कि उनके साथ जो है नोएडा में गाली गलौज ही नहीं हुई बल्कि मारपीट भी की गई और उन्हें जानबूझकर इंसल्ट किया गया। और पीड़ित का दावा है कि उन पर हमला करके उनके हुलिये यानी उनकी दाढ़ी और मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें बहुत परेशान किया गया। याचिका में इसे घिनौना हेट क्राइम करार दिया गया। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों के ग्रुप ने सुनियोजित तरीके से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई और उनकी धार्मिक पहचान को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बेहद सख्ती दिखाई। पुलिस इस मामले में सही कानूनी धाराएं लगाने में कोताही बरत रही थी और अदालत ने विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 बी का जिक्र किया। यह धारा उन अपराधों से संबंधित है जो राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप लगाने या बयान देने से जुड़े होते हैं। कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि जब पीड़ित अपनी धार्मिक पहचान के कारण हमले की बात कह रहा है, तो पुलिस ने अब तक ये धारा चार्जशीट में शामिल क्यों नहीं की। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी केएम नटराज ने अदालत को शांत करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही पुलिस को आगे की जांच की इजाजत दे दी है और पुलिस जल्द ही जरूरी धाराएं जोड़ देगी। हालांकि बेंच इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि वो सरकार की ओर से दाखिल किए गए अदालती जवाबदेही पत्र से खुश नहीं है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि अपने अधिकारियों को समझाएं, वरना वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमें किसी अधिकारी को बुलाकर फटकार लगाने में कोई खुशी नहीं मिलती है। देखिए, सुनवाई के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कोर्ट जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब करने वाला था। जजों का ये कहना था कि अधिकारी जांच के तथ्य को सही तरीके से सामने रखने के बजाय अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकारी वकील के बार बार अनुरोध करने पर कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाई और पुलिस को अपनी गलती सुधारने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली बार तक नियमों का पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित हो जाना चाहिए। अब देखिए, पुलिस के पास अपनी जांच को दुरुस्त करने के लिए 19 मई तक का समय है। जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक सभी की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी। वहीं सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस तरीके से नोएडा के अंदर एक बुजुर्ग की दाढ़ी खींची जाती है, उसे मजहब के नाम पर पीटा जाता है, लेकिन योगी जी की पुलिस उस केस से हेट क्राइम की धारा ही गायब कर देती है। यहां तक कि सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपने अफसरों को आप लोग समझा लो, वरना हम समझाएंगे तो दर्द बहुत होगा। सवाल यह है कि जो सरकार यूपी में जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, उसकी पुलिस कोर्ट में फाइलों के साथ सोचिए किस तरीके से कंचे खेल रही है। क्या नफरती अपराधों पर कार्रवाई सिर्फ चेहरे देखकर तय होती है? खैर, योगी आदित्यनाथ, अभी आपने देखा होगा, बंगाल में जाकर काबा और कालीबाड़ी की बातें कर रहे थे। चुनाव आयोग का नियम साफ कहता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना मना है, लेकिन लगता है कि आदर्श आचार संहिता सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ाने के लिए है। विपक्ष पूछता है कि क्या सत्ता पक्ष के स्टार प्रचारकों के लिए कानून की किताब अलग है? आप देखिए, लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सिर्फ कागजी नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी गई थी। वहीं अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से बंगाल चुनावों के अंदर
योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आए थे। क्या इस पर चुनाव आयोग कुछ करेगा? यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। वहीं बेंगलुरु की एक सोसाइटी से एक वीडियो सामने आया जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बेंगलुरु की पॉश सोसाइटी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। यहाँ एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और उनकी पत्नी ने अपनी सोसाइटी में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को सरेआम आतंकवादी और पाकिस्तानी कह दिया। सोचिए, जिस खाकी वर्दी पर इतना नाज किया जाता है, उसी खाकी वर्दी से जुड़े हुए व्यक्ति की पत्नी ने एक मुसलमान व्यक्ति को किस तरीके से जलील किया, उसे आतंकवादी और पाकिस्तानी कह दिया। सोचिए, कहते हैं ना कि समाज के अंदर अगर ऐसे नफरती लोग हैं तो सभ्य लोगों की भी कमी नहीं है। जैसे ही इस पूर्व अधिकारी की पत्नी ने अपनी नफरत की जुबान खोली, अपार्टमेंट के बाकी निवासी भी तमाशबीन नहीं बने। उन्होंने तुरंत इस बदतमीजी का विरोध किया। पड़ोसी ने न सिर्फ उस मुस्लिम व्यक्ति का साथ दिया बल्कि उस अधिकारी को भी आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि साहब, ये भारत है, यहाँ हर धर्म के लोग बराबरी और प्यार से रहते हैं। सोसाइटी के लोगों ने साफ कर दिया कि आप किसी को धार्मिक पहचान की वजह से उसे गाली नहीं दे सकते। जब विरोध बढ़ा और अधिकारी को समझ आया कि यहाँ उसकी नफरती दलीलें नहीं चलने वाली हैं, तो आखिरकार पति पत्नी को अपने कहे पर माफी मांगनी पड़ी। वहीं आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ। तुम्हारा बाप का मुल्क है। बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है। सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकती है तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? कैसे बोल सकती है? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है। भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हो? नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो। तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या? कैसे बोल सकती है? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो उससे। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी। क्या किसके लिए माफी मांग रही हो? मुसलमान कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी। बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, सबके लिए। और इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं। आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। देखिए, बेंगलुरु की ये घटना आज के दौर में नफरत का इलाज ढूंढने के लिए एक मिसाल बन गई है। आजकल जिस तरीके से मामूली विवादों में भी लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादी कह देना एक सस्ता फैशन बन गया, उसके खिलाफ बेंगलुरु के निवासियों ने जो रास्ता अपनाया वही सबसे कारगर है। इसका सही तरीका है तुरंत टोकना, यानी जैसे ही कोई जहर उगलना शुरू कर दे उसे वहीं रोककर बता दिया जाए कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब समाज एक होकर खड़ा होता है और नफरत फैलाने वाले को मजबूत एकता का एहसास कराता है, तभी उसकी हिम्मत टूटती है। अंत में इन नफरती चिंटुओं को बार बार संविधान की याद दिलाना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें पता रहे कि देश किसी एक धर्म या जाति की जागीर नहीं है, बल्कि हम सबका साझा गुलदस्ता है। बहरहाल, आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।